दोस्तों, तुर्की और भारत दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं। विशेषकर भारत में मुस्लिम शासकों के तुर्किस्तान के साथ व्यापारिक संबंध थे और 12वीं शताब्दी में जब तुर्की में दास प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दासों की खरीद फरोख्त का धंधा चलता था, तब उस समय मोहम्मद गौरी ने तुर्की से एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, जो कि एक गुलाम था, और उसी ने आगे चलकर भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की, जिसके प्रमुख वंशज रहे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान आदि का नाम आपने सुना ही होगा। इन्हीं के समय दिल्ली में कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया गया था। अभी कुछ साल पहले भी तुर्की और भारत के संबंध मजबूत थे। तुर्की साउथ एशिया में भारत के ही माध्यम से अपना प्रभाव जमा रहा था और भारत को व्यापार व हथियार आदि में भी मदद कर रहा था। साथ ही भारत का अधिकतर निर्यात भी आज भी तुर्की को ही जाता है। लेकिन फिर वर्तमान तुर्किश राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान द्वारा मुस्लिम देशों का लीडर बनने की चाह और पाकिस्तान से करीबी ने भारत के साथ उनके रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। वहीं कश्मीर और सीरिया को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद है। आज के इस वीडियो में हम वर्तमान समय में लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर भारत और तुर्की की सेनाओं की पावर के बीच कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें करंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से, तो इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ के करीब होने वाली है, तो वहीं तुर्की की पॉपुलेशन करीबन 8.5 करोड़ हो चुकी है। IMF के द्वारा जारी किए गए आउटलुक के अनुसार भारत की नॉमिनल GDP $2.8 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। वहीं तुर्की की नॉमिनल GDP $790 बिलियन से भी अधिक की हो चुकी है। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स इसे अभी भी $650 बिलियन बताते हैं। इसके बाद डिफेंस बजट में लास्ट ईयर भारत ने अपने डिफेंस पर ओवरऑल 73 बिलियन के आसपास खर्च किया था, लेकिन इस साल इसमें कुछ $5-6 की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं तुर्की ने अपने डिफेंस पर ओवरऑल पिछले साल $20 बिलियन खर्च किए थे और इस साल भी इतना ही लगभग खर्च हो सकता है। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर की करंट रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री चौथे स्थान पर है और दुनिया में तुर्किश मिलिट्री 11वें स्थान पर आती है। वहीं सेना के एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की कुल संख्या इंडियन मिलिट्री में 14 लाख के करीब है। तुर्किश मिलिट्री में 3.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। इसके बाद हवाई ताकत, तो इस फील्ड में विभिन्न तरह के फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की संख्या भारत के पास 540 से भी अधिक है। वहीं तुर्की के पास इनकी संख्या करीबन 240 है। इनकी संख्या में उतार चढ़ाव होता रहता है। पुराने एयरक्राफ्ट्स रिटायर हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, अपडेट के लिए स्टोरेज में चले जाते हैं, वहीं नए एयरक्राफ्ट्स इंक्लूड कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार डेडिकेटेड अटैक्स के लिए भारत के पास करीबन 120 एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं तुर्की के पास 50 के करीब डेडिकेटेड अटैकर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। मिलिट्री के सभी पर्पस में इस्तेमाल होने वाले सभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की कुल संख्या इंडियन मिलिट्री के पास 800 से भी अधिक है। इसमें यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनर और अटैक सभी शामिल है। वहीं तुर्की के पास कुल 600 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मॉडर्न वारफेयर में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन्स भारत के पास 250 से अधिक हैं, वहीं तुर्की के पास 300 से अधिक है। भारत ने विश्व का लेटेस्ट स्वार्म ड्रोन सिस्टम भी डेवलप कर लिया है। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स भारत के पास करीबन 150 है, वहीं तुर्की के पास कोई नहीं, क्योंकि ये एक नेटो कंट्री है, तो इन्हें अन्य देशों का सपोर्ट भी मिल जाएगा। वहीं ग्राउंड अटैक में मैन बैटल टैंक्स भारत के पास 4730 के करीब है, वहीं तुर्की के पास 3040 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि तुर्किश और पाकिस्तानी वेपन्स अधिकतर अमेरिकन, जर्मन और फ्रेंच हैं और अब इन देशों को स्वदेशी तकनीक विकसित करने में काफी समय लगेगा। वहीं भारत ने लंबे समय से स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है और आगे चलकर भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और कई तरह के वेपन्स एक्सपोर्ट भी करने लगेगा। इसके बाद इन्फेंट्री और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की 8500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। इसमें से अधिकतर स्टोरेज में है, पुरानी है, अपडेट का काम चल रहा है, कुछ ही एक्टिव है। वहीं तुर्की के पास भी 11,000 से ज्यादा इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स है और इनके भी काफी ज्यादा स्टोरेज में है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्टोरेज के वेपन्स भी निकाल कर अपडेट कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की इंडिया के पास 250 के करीब यूनिट्स हैं, वहीं तुर्की के पास 940 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। इसके बाद फील्ड आर्टिलरी गन्स की 4100 से अधिक यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की के पास 1200 से अधिक इस तरह की गन्स मौजूद हैं।
दुश्मन के हवाई हमलों से डिफेंस के लिए इंडियन मिलिट्री के पास 370 से अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। जल्द ही इस साल के अंत तक इसमें एडवांस रशियन S-400 की 5 बैटरीज भी शामिल हो जाएंगी। वहीं तुर्की के पास 400 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इसके बाद समुद्री ताकत में भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक जल्द ही शामिल हो सकता है। तुर्की के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके बाद समुद्र के जरिए दुश्मन की सीमा में ट्रूप्स और टैंक्स को डिलीवर करने के लिए एम्फीबियस वारफेयर शिप्स की भारत के पास 16 यूनिट्स हैं। तुर्की के पास इससे भी डबल लगभग 33 यूनिट्स हैं। इसके बाद फ्रिगेट्स में भारत के पास 13 फ्रिगेट्स हैं। तुर्की के पास 16 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। वहीं कॉर्वेट्स में इंडियन नेवी के पास 23 कॉर्वेट्स हैं। तुर्किश नेवी में 10 कॉर्वेट्स हैं। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास वर्तमान में 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इनमें भी एक यूनिट को रिटायर करने के बाद एक नई यूनिट को ऐड कर लिया जाएगा। तुर्की के पास कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। समुद्र के गुप्त हथियारों में इंडियन नेवी के पास 17 सबमरीन्स हैं। वहीं तुर्किश नेवी में 12 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडियन मिलिट्री और तुर्किश मिलिट्री की पावर के बीच कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा पावरफुल है? अपनी राय कमेंट में लिखकर शेयर करें।